क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कहता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया गया है आप लोगों को? C, एंड दिस इज चार्ज यूजिंग अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, और इसको हमने चार्ज किया कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ? V वोल्ट के साथ। सो साथ साथ कंडीशंस लिखते चलते हैं। ये रहा हमारा कैपेसिटर विद कैपेसिटी C, और इसको हम लोगों ने V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया। कहता है आफ्टर बीइंग फुल्ली चार्ज इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। आप लोग याद करो, आपको कंसेप्ट सिखाए थे कि हमारे पास दो सिचुएशन चलती हैं। पहली, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अगर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर हमने, जल्दी से बेटू, इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अगर हमने बैटरी को कनेक्टेड रखा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो फिलहाल गिवन सिचुएशन में कहा कि आफ्टर बीइंग फुल्ली चार्ज इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अगर सप्लाई से डिस्कनेक्टेड है, नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, मतलब हमने जो भी बैटरी, जो भी सेल अपने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे ही हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया हमने उसको वहां से क्या कर लिया? डिस्कनेक्ट। अगर डिस्कनेक्ट कर लिया तो हमारे पास जो चार्ज है बेटा वो क्या हो जाएगा? चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट हो गया, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा नया चार्ज और हमारा ओरिजिनल चार्ज दोनों क्या रहेंगे? सेम। कोई डाउट इसमें? पक्की बात? देखो ध्यान से, उसने क्या बोला? व्हाट विल बी द न्यू चार्ज, तो नए चार्ज में कोई चेंजेस नहीं है। इतना हिस्सा हो जाएगा। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। फिर उसने बोला अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। आपने दोनों प्लेट्स के बीच में क्या करा? एक मीडियम प्लेस कर दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हम लोगों ने जब केसेस पढ़े थे तो हमने क्या कहा था? दोनों प्लेट्स के बीच में या तो कोई रॉ मीडियम हो सकता है, दोनों प्लेट्स के बीच में या तो कंडक्टिंग स्लैब हो सकती है, और या फिर दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अलग अलग फॉर्मूले बने थे, हाँ है ना? अब गौर से देखो, उसने आपसे रॉ मीडियम की बात करी है या कंडक्टिंग स्लैब की बात करी है या डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करी है? ध्यान से मेरे बच्चों, अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नॉट सेइंग कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, उसने कहा एक मीडियम डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। आई बात समझ में? इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ अ रॉ मीडियम। वहां कैसा मीडियम है आपके पास? रॉ मीडियम है। तो याद कीजिए, when a medium is placed between the plates, अगर हमने प्लेट्स के बीच में मीडियम डाल दिया तो याद करो आपका फॉर्मूला बना करता था Cm इज इक्वल टू के सी। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था ना कि आपको डेरिवेशंस प्रैक्टिस करके आओ, उसका रीजन था बेटा न्यूमेरिकल्स में वो सभी डेरिवेशंस और डेरिवेशंस के बीच में जो पॉइंट्स आए हैं वो सब इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अगर वो चीजें नहीं प्रिपेयर करोगे ना तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आएगी। समझे? कोशिश करनी है जितना काम रोज बेसिस पे दिया जाएगा, रेगुलर दिया जाएगा, आपको वो डेली कंप्लीट करना है। टेक आउट सम टाइम, बैठो और कंप्लीट करो, और समझ के। ये नहीं कि सिर्फ आप उसे छाप के ले आए, नहीं, समझ के करो, जहां दिक्कत आए उसे पूछो, आपको क्लियर करके जाओ फिर। ठीक है? सो जैसे मीडियम रखा तो आपकी इक्वेशन क्या बनती थी? Cm इज इक्वल टू के सी नॉट। याद कीजिए, ये Cm बेसिकली हमारा क्या है? नया कैपेसिटेंस। भाई मीडियम डालने के बाद जो कैपेसिटेंस होगा वो कौन होगा? नया वाला। व्हाट इज दिस सी नॉट? दिस इज हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ये कौन हो गया? हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो गया। तो मैं लिख सकता हूं C
न्यू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी ओरिजिनल। हाँ या ना? अगर वो के टाइम्स है, इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो यहां से हमें पता लगा कि हमारा नया कैपेसिटेंस विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल। सो वी कैन से, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाउ द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आई बात समझ? सो पहला पॉइंट था कि व्हाट विल बी द न्यू चार्ज, हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट था कैपेसिटेंस, हमने वो भी देख लिया। कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है सबको? चले आगे। अगला पॉइंट, उसने पूछा है आपसे पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई हमने मीडियम डाल रखा है और बैटरी को क्या कर रखा है? डिस्कनेक्ट। तो ये सब कुछ करने के बाद कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना बनेगा? अब ध्यान से देखो, जब आपने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर रखा है तो चार्ज क्या आ गया? कांस्टेंट। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि चार्ज क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। सो बिकॉज Q इज कांस्टेंट, और बेटा हम जानते हैं Q इज इक्वल टू व्हाट? CV। भाई अगर Q CV के बराबर है और Q कांस्टेंट भी है, तो जैसे ही आप दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? दैट CV इज कांस्टेंट। हाँ या ना भाई? क्लियर हुआ? अगर CV कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे CV न्यू इज इक्वल टू CV ओरिजिनल। हाँ या ना? नया वाला मतलब मीडियम के डालने के बाद जो बना, और ओरिजिनल वाला विदाउट एनी मीडियम। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा? सी न्यू इंटू वी न्यू, ये हमें पता करना है। एंड दिस इज इक्वल टू सी ओरिजिनल इंटू वी ओरिजिनल। हाँ या ना? बट याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था सी न्यू इज के टाइम्स ऑफ सी ओरिजिनल। अगर मैं अपनी इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बना? इट इज के टाइम्स ऑफ सी ओरिजिनल इंटू वी न्यू इज इक्वल टू सी ओरिजिनल इंटू वी ओरिजिनल। हाँ या ना? ध्यान से देखो बेटा, सी ओरिजिनल कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर देखा जाए ध्यान से, नया पोटेंशियल डिफरेंस इज ओरिजिनल बाय के। समझ आया? अगर वी न्यू के टाइम्स द ओरिजिनल होता तो हम कहते कि नया पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, बट अभी वो क्या हो रहा है? 1 बाय के टाइम्स। तो क्या कहोगे? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो वो क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। समझ आया या नहीं बेटा? कर सकते हैं अच्छे से? कोई डाउट इसमें? पक्की बात? देन आगे बढ़ेंगे। देखो, नया चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब किसकी बारी आती है? एनर्जी स्टोर। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगर रिवाइज करके आओगे ना तो चीजें बहुत बेसिक लगेंगी। देखो, हम बात करते हैं फॉर एनर्जी स्टोर। समझो ध्यान से, क्योंकि हमने देखा कि बेटा चार्ज क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो गया। याद करो, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? क्यू स्क्वायर बाय 2c। हाँ या ना? इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख सकता हूं ओरिजिनल एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ सी ओरिजिनल। कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो हम लोग नई एनर्जी को कितना लिखेंगे? क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ सी न्यू। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी न्यू? सी न्यू इज के टाइम्स ऑफ सी। अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारे पास नई एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय
2 एज इट इज, और ये क्या हो गया k टाइम्स ऑफ C ओरिजिनल। बेटा समझ आ रहा है या नहीं? पक्का क्लियर है? अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस वैल्यू को यहां इस्तेमाल नहीं कर सकता? डिनोमिनेटर में k को हटा के देखो तो पूरा मैच हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ है ना? तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे? हम कर सकते हैं u न्यू इज इक्वल टू u ओरिजिनल बाय k। बताओ क्लियर हुआ? इट इज 1 बाय k टाइम्स। अगर 1 बाय k टाइम्स है, इसका मतलब हमारी न्यू एनर्जी इज लेस देन व्हाट? ओरिजिनल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। आया समझ? 4 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, बी अटेंटिव, फोकस करो। पहला, चार्ज क्या होगा? दूसरा, कैपेसिटेंस क्या होगा? तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चौथा, एनर्जी। और क्वेश्चन में 5वां पॉइंट आपसे बोला गया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे आसान पॉइंट है। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है प्लेट्स के बीच में, ठीक है, कि भाई अगर मीडियम नहीं डाला, ठीक, बट उसने करा क्या? बैटरी को हटा दिया और फिर प्लेट्स के बीच में क्या डाल दिया है? मीडियम। तो कह रहा है मीडियम डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा? आप लोगों को अपना बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ई नॉट बाय, हम लिखते थे अलग अलग तरीके से। इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स तो था एफ नॉट बाय एफ एम। अगर लिखते थे परमिटिविटी की टर्म्स में, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कैपेसिटेंस की टर्म्स में, सी एम बाय सी नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, ई नॉट बाय ई एम। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप ई एम को कितना कर सकते हो? ई नॉट बाय के। इट इज अगेन 1 बाय के टाइम्स। इफ इट इज 1 बाय के टाइम्स तो मैं कह सकता हूं ई एम इज लेस देन व्हाट? ई नॉट। हाँ है ना? और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट्स के बीच में वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। शिवानी प्लीज पहले समझ ले ध्यान से, ठीक है? अगर आप यहां चलती हुई चीजों को साथ साथ लिखने की कोशिश करेंगे सिर्फ ये सोच के कि घर पे जाके टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप एनर्जी टाइम कंसेप्ट दोनों वेस्ट, तीनों चीजें वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी पूरा फोकस करो चीजों को समझने में अच्छे से। हो जाएगा यहां तक? पक्का? श्योर? आदित्य क्लियर है? चलो अगली प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ो और सोचो क्या करना चाहिए। रीड इट प्रॉपरली बेटा। काफी हद तक सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बट नाउ अगर आप इस प्रॉब्लम में देखें तो लिखा है आफ्टर बीइंग फुल्ली चार्ज द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है? पूरा क्वेश्चन ठीक सेम कैटेगरी का है, ध्यान से समझो, दोबारा से अच्छे से क्लियर करो भाई। क्योंकि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू कैपेसिटर, हमने अपनी बैटरी को कैपेसिटर के साथ जोड़ के रखा, तो इस वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है? कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब नया पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ओरिजिनल वाला। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ आई? कोई डाउट यहां पे? इसके बाद पढ़ो क्वेश्चन को। कहता है एंड मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। हमने प्लेट्स के बीच में क्या करा? मीडियम इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। अगेन उसने ये नहीं कहा कि आपने वहां कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, उसने ये नहीं कहा कि आपने वहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। उसने क्या कहा? एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। मतलब वो बात कर रहा है किसकी? रॉ मीडियम की। ठीक? सो नाउ विद मीडियम, अगर हम बात करते हैं विद मीडियम की, हम क्या लिखेंगे?
Cn इज इक्वल टू के सी नॉट। भाई इसका सीधा सा तात्पर्य रहा कि नया कैपेसिटेंस इज के टाइम्स द ओरिजिनल, और क्योंकि वो के टाइम्स द ओरिजिनल है तो मैं कह सकता हूं कि सी न्यू इज ग्रेटर देन सी ओरिजिनल। मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कि जो कैपेसिटेंस है बेटा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ। अब यहां से यू हैव टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर व्हाइल परफॉर्मिंग द न्यूमेरिकल्स। क्यों? आपने पिछला क्वेश्चन करा, उसमें बैटरी क्या थी, डिस्कनेक्टेड। यहां पर क्या है, बैटरी कनेक्टेड। पर दोनों ही केसेस में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या रखा गया, मीडियम रखा गया। बट क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों ही केस में कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब यह हुआ कि कैपेसिटेंस पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने बैटरी को कनेक्ट रखा है या कनेक्ट नहीं रखा, ठीक है। और आप मीडियम डाल रहे हो, तो जैसे ही मीडियम डलेगा, जैसे ही मीडियम की प्रेजेंस आएगी, वो हमेशा कैपेसिटेंस को क्या करेगी, बढ़ाएगी। और अगर वहां पहले मीडियम था और अब आपने मीडियम को हटा दिया, ठीक, तो बैटरी को कनेक्ट रखने से डिस्कनेक्ट रखने से कोई अंतर नहीं आएगा आपके आंसर में, क्योंकि मीडियम हटा दिया है तो कैपेसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आई बात समझ, पक्का। तो चाहे आपका न्यूमेरिकल पार्ट इस बात पे आए कि बैटरी कनेक्टेड है, चाहे इस बात पे आए कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस वाले का आंसर हमेशा क्या चलेगा, सेम, कि अगर मीडियम डाला है इंक्रीज, और अगर मीडियम हटा दिया है इट विल डिक्रीज। आई बात समझ, कोई डाउट यहां तक, पक्का। सो दो पॉइंट हो गए हमारे, दैट व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस। अब हम चलते हैं किस पर, चार्ज पर। अगर हमने चार्ज की बात करी बेटू, समझो ध्यान से, फॉर चार्ज हम जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला, Q बराबर, तो V बराबर कितना होगा, Q बाई C। परंतु जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बेटा, अगर आपने इन दोनों को ही कंपेयर करके देखा, भाई पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C है और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। विमल बेटा पढ़ाई में ध्यान। तो इसका मतलब हुआ कि Q बाई C क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना। अगर Q बाई C कांस्टेंट है, Q बाई C नया वाला इज इक्वल टू Q बाई C ओरिजिनल वाला, हाँ या ना, मानते हैं भाई। अगर मैं यहां इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं Q न्यू डिवाइडेड बाई C न्यू इज इक्वल टू Q ओरिजिनल एंड डिवाइडेड बाय C ओरिजिनल। बट हम लोग जानते हैं कि हमारा C न्यू किसके इक्वल था, K टाइम्स ऑफ C ओरिजिनल इज इक्वल टू Q ओरिजिनल एंड डिवाइडेड बाय C ओरिजिनल, आए ना। दोनों साइड से डिनोमिनेटर में से कैपेसिटेंस हट गया, तो आपका नया चार्ज Q न्यू किसके बराबर आया, K टाइम्स ऑफ Q ओरिजिनल। और क्योंकि K टाइम्स है तो वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी, बढ़। अगर बोलता 1/k तो घट रही है, और क्योंकि अब क्या है K टाइम्स तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि नाउ हमारा Q नया वाला, दिस Q न्यू इज ग्रेटर देन Q ओरिजिनल। और अगर ऐसा है सो दिस मीन्स द चार्ज विल इंक्रीज, जो चार्ज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ। क्वेश्चन में है 5 पॉइंट, कौन कौन से, चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, एंड फिर एनर्जी। तो अब एनर्जी की बात करते हैं, और सब लोग मिलकर के कोशिश करो भाई। देखो, फॉर एनर्जी स्टोर, क्योंकि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, हाँ है ना। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो एनर्जी का फॉर्मूला गया हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाँ या ना। अगर मुझे डायरेक्ट पता करना है कि क्या होगा, सीधी सी बात, वोल्टेज कांस्टेंट है, हमें पता है कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, अगर कैपेसिटेंस बढ़ा तो एनर्जी भी, बट वी हैव टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली, हमें प्रॉपर तरीके से दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के हिसाब से आपने लिखा ओरिजिनल केस,
नाउ व्हाट अबाउट ओरिजिनल, दिस इज हाफ सी ओरिजिनल वोल्टेज का स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट न्यू, दिस इज हाफ सी न्यू इंटू वी स्क्वायर। बट हम लोग जानते हैं, सॉल्व किया है हमने, कि नया कैपेसिटेंस क्या है बेटा, के टाइम्स द ओरिजिनल। कर सकते हैं नहीं? अगर आपने रिप्लेस कर दिया यहां पे इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यू न्यू इज हाफ के टाइम्स द सी ओरिजिनल इंटू वोल्टेज का स्क्वायर। हाँ है ना? अगर आपने इस इक्वेशन को यहां इस्तेमाल किया, देख लो ध्यान से, हाफ सी ओरिजिनल वी स्क्वायर, के को हटा के अगर देखते तो आपके पास क्या बन रहा है, न्यू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। और बाबू अगर के टाइम्स ओरिजिनल है, इसका मतलब हमारी न्यू एनर्जी इज ग्रेटर देन, और अगर ऐसा है इसका मतलब हम कह देंगे एनर्जी स्टोर्ड विल इंक्रीज। समझ आया या नहीं आया? यहीं पे चेक कर लिया था ना कि एनर्जी क्या होगी। 4 पॉइंट क्लियर हुए। 5वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, बिटवीन द प्लेन्स। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ बेटा, कुछ चेंज नहीं, K इज इक्वल टू, भव्य फॉर्मूला बताओ। अभी हमने फॉर्मूला यूज करा था या नहीं करा था भाई, बताइए, कहां ध्यान है, सी नॉट एम, नया फॉर्मूला आया मार्केट में, सी नॉट एम। हाँ हाँ बताओ बताओ। देखो मुझे ना तुमसे सॉरी चाहिए ना तुमसे थैंक यू चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। तो इन दोनों शब्द का जितना कम इस्तेमाल हो उतना कम करो। सी नॉट बाई एम, बेबी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो क्या लिखिएगा, ई नॉट बाय, छोटा सा फॉर्मूला है भाई। क्या करना चाह रहे हो जिंदगी में, कुछ अच्छा करना है या नहीं करना है, या गांव में वो 6-7 भेड़ बकरी लेकर के वो चल 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 चल, नहीं ना, फिर मेहनत क्यों नहीं करना चाह रहा है अभिनव, बताओ यहां से आगे क्या करना चाहिए हमें। वो दही जमा के बैठ गए होंगे। तो ई एम को कितना लिखेंगे आप लोग, ई नॉट बाय, इट इज 1 बाय के टाइम्स, सो ई एम विल बी लेस देन व्हाट, ई नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आई बात समझ, कर सकते हो अच्छे से, पक्का, दोनों प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। चले आगे, भव्य समझ आई, समझ तो तुझे सब कुछ आया था, करता कुछ नहीं है तू बदमाश। ये क्वेश्चन हो गया ना हमारा, या नहीं हुआ था, पक्का। चलो तो फिर ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है भाई। ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या हुआ अभिनव, पेन नहीं लाए, ओहो हो, क्वेश्चन पढ़ा सबने। आपसे कहा गया कि जो 6 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर, नेमिंग कर देते हैं हम लोग पहले से, ये कर दिया हम लोगों ने C1, ये कर दिया आप लोगों ने C2, और ये कर दिया आप लोगों ने C3, ठीक है। तो उसमें कहा गया कि 6 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर, दैट इज योर C1, उस पर एनर्जी कितनी है, E। हमें बतानी है 12 माइक्रोफेराड पे, हमें बतानी है 3 माइक्रोफेराड पे, और फिर टोटल। तो जरा गौर से देखिए, सबसे पहली चीज, मैं केवल किसे लेकर के चल रहा हूं, C1, ठीक है। एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला इज गोइंग टू बी हाफ CV स्क्वायर। अब मैंने लिखा एनर्जी ऑफ C1
इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू वोल्टेज ऑफ C1 का स्क्वायर। हाँ या ना, लिख सकते हैं। आयुष क्लियर है बेटा? अब एनर्जी C1 की कितनी है? T। देन हाफ, व्हाट इज C1? 6 माइक्रो एंड वोल्टेज ऑफ C1 का स्क्वायर। मैंने कैंसिल करा, मेरे पास कितना मिला? 3 माइक्रो। भाई ये हटा देते। मैं लिख सकता हूं वोल्टेज ऑफ C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू E बाय 3 माइक्रो। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और या फिर मैं लिख सकता हूं वोल्टेज ऑफ C1 इज अंडर रूट E बाय, इसे कर लेते हैं फर्स्ट, जो इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंगली ले चलेंगे। कोई डाउट यहां तक? पक्की बात? अब देखिए, क्या C1 और C2 पैरेलल में कनेक्टेड है? बिंदास कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो बेटा वोल्टेज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो क्योंकि C1 एंड C2 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वोल्टेज विल रिमेन द सेम। अगर वोल्टेज सेम है तो मैं कह सकता हूं वोल्टेज ऑफ C2 विल बी द वोल्टेज ऑफ, निकाली हुई। हाँ या ना? अगर वोल्टेज सेम है, नाउ एनर्जी ऑफ C2, हियर इज द बेसिक फॉर्मूला। तो C2 की एनर्जी क्या लिखूंगा? हाफ C2 वोल्टेज ऑफ C2 का स्क्वायर। हाँ या ना? वैल्यू रख लेते हैं। C2 की एनर्जी विल बी हाफ इंटू व्हाट इज C2 का कैपेसिटेंस? इट इज 12 माइक्रो। वोल्टेज ऑफ C2 वोल्टेज ऑफ C1 के बराबर है, स्क्वायर भी क्या होगा? बराबर। व्हाट इज वोल्टेज ऑफ C1 का स्क्वायर? हाँ या ना? मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट यहां डाल, तो मेरे पास एनर्जी ऑफ C2 ये मैंने रखा यहां पर कितना? दिस इज E बाय 3 माइक्रो। भाई ये गया, ये गया 2, तो एनर्जी ऑफ C2 कितनी आ गई? 2E। ये क्वेश्चन का इजी पार्ट था, आराम से हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या? पक्का? प्रोसेस को ऑब्जर्व करना। हमने C1 की एनर्जी से वोल्टेज पकड़ ली, जब दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रही, और वही वोल्टेज हमने C2 की एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर ली। तो पॉइंट ये मिल रहा है कि वोल्टेज निकाल के एनर्जी निकल जा रही है। अब मुझे किसकी वोल्टेज पता करनी है? C3 की। हाँ है ना? अगर मैं अपने सर्किट को ध्यान से देखूं, मैंने नेमिंग कर दी यहां पर इस तरीके से कुछ। So this is X, this is Y and this is Z। क्या मेरा ये कहना सही होगा कि जो X Y है और जो Y Z है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है? हाँ या ना? भाई X Y के अंदर C1 C2 है, भले ही वो दोनों पैरेलल में है, बट वो पूरा का पूरा हिस्सा C3 के साथ कैसे है? सीरीज। सीरीज में चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट। हाँ या ना? कोई डाउट? तो मैंने शुरुआत करी इस बात से कि नाउ कैपेसिटेंस XY एंड कैपेसिटेंस YZ ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सीरीज में। अगर ये दोनों के दोनों सीरीज में है तो इसका मतलब चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब चार्ज ऑफ XY विल बी चार्ज ऑफ YZ। कोई डाउट? एंड चार्ज इज व्हाट? CV। Q इक्वल टू CV। मैं लिख सकता हूं CXY VXY इज इक्वल टू CYZ VY। हाँ या ना? क्लियर हुआ? पक्का? आदित्य जी बताइए आगे क्या करना है? वेरी हैप्पी दैट यू हेल्प मी आउट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। C1 प्लस C2 का चार्ज, वो तो यहाँ पर कुछ चाहिए ही नहीं है।
बताओ वैल्यूज, बताओ मुझे क्या क्या डाले। इक्वेशन सामने, रीडिंग्स आपके सामने, जस्ट टेल मी द वैल्यू। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, कितनी बार? अपने तरीके से आज तो होमवर्क में करके लाया था ना, हो गया गलत? 11th में तू भुगत चुका है अपने तरीकों को, या नहीं भुगता? नहीं भुगता हो तो बता, कॉन्सिक्वेंसेस देखे ना, और कितना गिरना चाहता है। बिल्कुल जब प्राणी अलग हो जाएंगे तब समझेगा, ओहो ये चीज नहीं करनी थी। एक समझदार इंसान की पहचान क्या होती है? कि वो दूसरों की गलतियों से समझ जाए। और मूर्ख की क्या होती है? एक बार करने के बाद दोबारा लगातार हर रोज करे ही जा रहा है। तो अपने आप को देख लो कि तुम किस कैटेगरी में डाल रहे हो, समझदार की या मूर्खता वाली। और मूर्खता करके सब लोग एक बार देख चुके हैं, ठीक है? अगर लगातार मूर्खता हो रही है ना, तो उस लगातार होने वाली मूर्खता को आप क्यूरियोसिटी नहीं कह सकते। उस लगातार होने वाली मूर्खता को आप ये नहीं कह सकते दैट यू आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। समझे? समझदारी वाले एफर्ट्स को एफर्ट्स माना जाएगा कि हाँ यू आर ऑन द राइट पाथ। जब आपको पता है कि आपका रास्ता ही गलत जा रहा है और आप उस गलत रास्ते पे लगातार मेहनत करते जा रहे हो, पता होने के बावजूद भी, तो ये सही विद्यार्थी का गुण कतई नहीं है किसी भी कीमत पे। इसे केवल एक जिद कहा जाएगा कि हाँ वो मेरे नेचर के अंदर आ गया, मुझे वो जिद है। ये पता होने के बावजूद कि बार बार तुम ओढ़े मुंह पड़ रहे हो उस तरीके से, उस जिद की वजह से आप बार बार गिर रहे हो, बट फिर भी आप करे जा रहे हो। तो वो जिद आपको मूर्खता की तरफ बढ़ाई जा रही है, जिंदगी में बढ़ाई जा रही है, सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ा रही हो आगे, सक्सेस से तो पीछे करती जा रही है। बट आपके अंदर वो एक जो जिद वाला नेचर है, जो कि आपको पागलपन को उतारू कर देगा, बेवकूफी वाली हरकतों को उतारू कर देगा, उसकी तरफ बढ़ाई जा रही है। तो मत करो वो चीज, समझो ध्यान से आराम। ठीक है स्मार्ट बच्चे, देख ध्यान से क्या करना। एक्स वाई दोनों कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में C1 प्लस C2 जो इसने बोला, उसको करा तो हमारे पास ये कितना बना? 18 माइक्रो। डन। मुझे एक्स वाई की वोल्टेज चाहिए। दिमाग लगाओ और सोचो ध्यान से। दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? जो C1 पे थी वही C2 पे थी और वही पूरे पे होगी, हाँ या ना? निकाल रखी है। मतलब ये जो वोल्टेज है ये बेसिकली क्या होगी? वोल्टेज ऑफ एक्स वाई, हाँ या ना? तो इसको मैंने यहां पे मेंशन कर लिया कि भाई तू मेरे पास कौन है? बेसिकली तू वोल्टेज है किसकी? एक्स वाई वाले हिस्से में। अगर मैं इसे इस्तेमाल कर लू वहां पर, तो मेरे पास क्या लिखा जा सकता है? इनटू अंडर रूट ऑफ व्हाट? ई बाय 3 माइक्रो इज इक्वल, यहां तक समझ आए? इससे आगे व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ वाई जेड? कैपेसिटी ऑफ वाई जेड दैट इज C3 कितना? इनटू वोल्टेज ऑफ वाई जेड। वोल्टेज ऑफ वाई जेड का मतलब है वोल्टेज ऑफ, हाँ या ना? यही बात होगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आपके पास 3 माइक्रो से ये उड़ा लो, कितना हो गया? 6। मुझे चाहिए वोल्टेज ऑफ C3। और देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला है यहां पे मेंशन करते हैं। एनर्जी ऑफ C3 को मैं क्या लिखूंगा? हाफ कैपेसिटेंस ऑफ C3 एंड वोल्टेज ऑफ C3 का स्क्वायर। भाई अगर वोल्टेज ऑफ C3 ये बन रही है तो मैं इसका यही क्या कर लेता हूं? स्क्वायर कर लेता हूं। तो मेरे पास कितना बना? 36 इंटू, यहां से रूट हट जाएगा और ये कितना हो गया? E बाय 3 माइक्रो, या नहीं? तो मेरे पास वोल्टेज ऑफ C3 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? भाई 3, और यहां से करा तो आपके पास कितना हो गया? हाँ या ना? बनेगा? आपको यही वैल्यू चाहिए थी, देखो ध्यान से। और अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखिएगा कितना आएगा? दिस इज हाफ इंटू कैपेसिटी ऑफ थर्ड कैपेसिटर 3 माइक्रो एंड वोल्टेज ऑफ C3 का स्क्वायर
इट इज 12E बाय माइक्रो। कैंसिलेशन चलाओ, यहां से माइक्रो गया, यहां से ये गया, एंड आंसर विल बी हाउ मच? 18। कर सकते हैं? प्रोसेस क्लियर हुआ? अब बताओ टोटल एनर्जी। सिंपल है, टोटल एनर्जी के लिए क्या करोगे भाई? C1 की एनर्जी, C2 की एनर्जी और C3 की एनर्जी। सो व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी के लिए क्या करा आपने भाई? दिस इज E प्लस 2E प्लस 18E। सॉल्व करके कितना बना? 21। हो जाएगा। ये क्वेश्चन रीडिंग्स चेंज करके बोर्ड में काफी बार आया, काफी बार। प्लीज स्टिक टू द कंसेप्ट, टू द प्रोसेस, टू द लाइन ऑफ एक्शन। ध्यान रखो कि कैसे जाना है। कर पाओगे अच्छे से? श्योर? चलो कोशिश करेंगे अगली प्रॉब्लम के साथ। ध्यान से पढ़ो, बहुत बेसिक है, आराम से निकलेगी बेटा। कहता है n identical capacitors are joined in series and the combination is given a potential difference of V volt। हमने कितने कैपेसिटर्स लिए? n नंबर ऑफ कैपेसिटर, और सबको कैसे जोड़ दिया? सीरीज में। तो कनेक्ट करके देखते हैं एक बार। इस तरीके से हमारे पास कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स? n, एंड ऑल आर आइडेंटिकल, मतलब कैपेसिटी C एंड दिस वे। और हमने अपने इस अरेंजमेंट को कनेक्ट करा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ? विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। और बेटा अगर थोड़ा सा याद हो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कहा था चार्ज remains constant and the potential difference will divide। वेरी करेगा, आए ना? अब ध्यान से देखो, सबकी कैपेसिटी बराबर है। मान लो दो कैपेसिटर होते, टोटल वोल्टेज VB होती, तो दोनों पे कितना हो जाता? V/2 V/2। तीन होते, टोटल वोल्टेज VB होती, तो कितना हो जाता? V/3 V/3 V/3। n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, हर किसी पर कितना जाएगा? V/n 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 V/n। हाँ या ना? बात समझ आई? अब आगे बढ़ो। आगे उसने हमसे कहा है कि अगर इन कैपेसिटर्स को हमने डिस्कनेक्ट कर लिया, और कैसे जोड़ दिया? देखो, आपने कनेक्ट किया, सब पे वोल्टेज आ गई, अब आपने इसको हटा दिया, ठीक? और हटाने के बाद नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई ये रहा आपका पहला कैपेसिटर, ये रहा आपका दूसरा कैपेसिटर, ये रहा आपका तीसरा, और इस तरीके से करते हुए ये रहा हमारा n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट, ठीक? और इन सभी को किस तरीके से जोड़ा गया? पैरेलल में जोड़ दिया गया, दिस वे। कैपेसिटी C, कैपेसिटी सेम चल रही है। और अब देखो ध्यान से, हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है? V/n V/n V/n, और ये भी V/, हाँ या ना? अब उसने पूछा व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितना मिलेगा? हम जानते हैं कि व्हेन कनेक्टेड इन parallel, in that case your potential difference will remains what? इसका मतलब जितना इस पर है, जितना इस पर है, जितना इस पर है और इस पर है, पूरे पर भी कितना रहेगा? सेम। हाँ या ना? देखो ध्यान से, अभी पिछली प्रॉब्लम में हम लोगों ने यहां पर क्या देखा था? जितना C1 पे था उतना ही, क्यों? क्योंकि दोनों कैसे थे, और पूरे पर भी क्या था? सेम। हाँ या ना? सो चेक इट आउट। यहां पर जितना पहले कैपेसिटर पर, उतना ही दूसरे पर, उतना ही तीसरे पर, उतना ही चौथे पर, उतना ही nth पर भी
सब पर कितना v बाई एन, तो ओवरऑल भी कितना रहेगा, ये पूछा था उसने। कर सकते हो अच्छे से, कोई डाउट इसमें? श्योर। नाउ द रिवर्स इज ऑल्सो देयर, इसी का रिवर्सल पॉइंट भी है, पढ़ो ध्यान से, रीड करो बेटा प्रॉपरली। पहले उसने सभी कैपेसिटर्स को कैसे लगाया था, पैरेलल में, सीरीज में। पहले कैसे लगाया, सीरीज में, बाद में पैरेलल, अब कैसे लगा रहा और फिर बाद में। चलिए सो कोशिश करते हैं। ये रहे हमारे पास say n number of capacitors and all the capacitors are connected in parallel। कैपेसिटी सबकी क्या है बेटा, सेम। अगर हमने सबको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है और अप्लाइड वोल्टेज हमने कितनी दे दी, V, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है बेटा, सेम। इसका मतलब इस पर भी कितनी रहेगी, V, इस पर भी कितनी आएगी, V, और इस पर भी कितनी आएगी, हाँ या ना, पक्की बात। अब उसने इन्हें डिस्कनेक्ट करा एंड नाउ कनेक्टेड इन सीरीज, और अब उठा के सबको कैसे जोड़ दिया, सीरीज में। अब जैसे ही सीरीज में रखा बेटा उसने, तो पूछ रहा है कि अब नेट वोल्टेज कितनी होगी। ठीक, तो सिंपल सी चीज है, देखिए यहां वोल्टेज कितनी, V, यहां कितनी, V, यहां भी कितनी, V। अगर तुम्हें याद हो तो V नेट को क्या लिखते थे, V1 प्लस V2। अब कहां तक जाना पड़ेगा भाई, ये रहा V1, ये रहा V2 और ये रहा Vn, क्योंकि n नंबर ऑफ कैपेसिटर है। तो आपने क्या लिखा, V प्लस V अप टू हाउ मेनी टाइम्स, सो व्हाट विल बी द नेट वोल्टेज नाउ, n इंटू, समझ आया या नहीं, पक्की बात, सिंपल था एकदम, कर सकते हैं अच्छे से। चलो अगली प्रॉब्लम देखेंगे बेटू, समझ आ रहे हैं, फास्ट तो नहीं लग रहा कि बहुत तेजी से जा रहे हैं, श्योर, पक्का, कन्वीनियंट है इतनी स्पीड। चलो पढ़ो तो फिर ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह का क्वेश्चन पूरे पूरे चांस रहते हैं हमें एग्जाम में मिलने के, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओरिजिनली क्या कोई मीडियम डाला गया वहां पे, ध्यान से क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो क्या ओरिजिनल केस में क्या वहां किसी तरह का मीडियम है, बाद में तो उसने वहां पे एल्यूमिनियम थिन फॉइल इंसर्ट करी है, तो ओरिजिनली वहां किसी भी तरह का कोई मीडियम, हाँ या ना, बात समझ आई। सबसे पहले आप किस परिस्थिति पर चले, ओरिजिनल पर, ध्यान समझो बेटा। ये रहा मेरा ओरिजिनल कैपेसिटर, प्लेट X, प्लेट Y, प्लेट का कॉमन एरिया A, डिस्टेंस D, और प्लेट्स के बीच में किसी भी तरीके से कोई मीडियम नहीं, इन दैट केस व्हाट विल बी द कैपेसिटी, epsilon naught A by D, that is the capacitance without any medium between the plate। Is it okay? पक्की बात है, कोई डाउट यहां तक, सिंपल सिचुएशन। अब उसने क्या करा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, और बहुत सिंपल है। ये रही हमारी दो प्लेट्स, प्लेट X, प्लेट Y, ठीक। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब वो ऐसा कुछ कहे कि बिटवीन द प्लेट्स, तो बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है एग्जैक्टली
इन बिटवीन, मिडवे, हाँ या ना? ऐसा नहीं होगा कि x के करीब है या y के, बिल्कुल ठीक बीच में है। ये रख दी उसने एक मेटल फॉइल इस तरीके से, दिस इज प्लेट Z, दैट इज एक एल्यूमिनियम फॉइल। क्या एल्यूमिनियम फॉइल के आने से हमारी प्लेट एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा? विल रिमेन द सेम, परंतु प्लेट्स के बीच की दूरी तो आधी हो जाएगी, हाँ या ना? रिद्धि, अटेंटिव, आंखें खोल के सोना नहीं है मेरे राजे। अब अगर देखा जाए, एक कैपेसिटेंस ये बन गया और एक कैपेसिटेंस ये बन गया, या नहीं बना? बिंदास बना। अब इस हिसाब से अगर आपने लिखा C1 तो शायद हम लिख पाए एप्सिलॉन नॉट A एंड D/2, या नहीं? बट व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट A/D? दिस इज C, तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ C, या नहीं कर सकता? तो जैसे ही हमने वैल्यू रिप्लेस करी तो मेरे पास यहां पर पॉइंट क्या आ गया? C1 इज 2 टाइम्स ऑफ C, बिल्कुल ठीक एज इट इज। मैं इसके लिए लिख सकता हूं C2 will be equal to epsilon naught A and D/2, but what is epsilon naught A/D? C, तो मैं लिख सकता हूं कि कितना बन गया? 2 टाइम्स ऑफ C। यहां तक कोई डाउट? पक्का? अगर मैं बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ये रही मेरी प्लेट X, ये रही मेरी प्लेट Y, और गौर से देखने पर मुझे नजर आ रहा है कि प्लेट Z, दैट इज द थिन एल्यूमिनियम फॉइल, इज कॉमन फॉर व्हाट? X के लिए भी है और Y के लिए भी। प्लेट Z X के लिए भी है और Y के लिए भी, हाँ या ना? एग्री टू दिस पॉइंट? तो अब जरा गौर से देख के बताइए, अगर ऐसा है तो मेरे जो ये दो कैपेसिटर्स बने C1 और C2, C1 की कैपेसिटी 2C, C2 की कैपेसिटी 2C, नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और नॉट? सीरीज में है या नहीं है? बिंदास है। और अगर सीरीज में है तो विमल भाई हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला होता था 1 बाय कैपेसिटेंस इन सीरीज, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय, और इसको अगर मैं प्रॉपर लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस, हाँ या ना? आपके पास C1 की वैल्यू है, आपके पास C2 की वैल्यू है, आपने पुटअप किया और आपको वैल्यू मिली C। क्लियर हुआ? ओरिजिनल एंड नया, क्या कोई चेंज आ रहा है? इसका मतलब नया कैपेसिटेंस विल रिमेन्स द सेम। अगर दो प्लेट्स के बिल्कुल ठीक बीच में हम लोगों ने पार्टीशन करके ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, मीडियम नहीं डाल रहे, अभी आगे चल के क्वेश्चन आएगा मीडियम नहीं डाले, ठीक है, एरिया भी बदलेगा, ठीक है, तो वहां चीजें बदल जाएंगी। बट अगर केवल दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमने पार्टीशन करके एक थिन फॉइल डाली है, एक मेटल शीट डाली इस तरीके से कि दो पार्टीशन क्रिएट हो गए, दो कैपेसिटर्स बन गए, तो नया कैपेसिटेंस किसके बराबर आ रहा है? ओरिजिनल के, वहां कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। बात ध्यान रहेगी, प्रोवाइडेड आपने दो प्लेट्स के बीच में जो प्लेट डाली है वो वर्टिकल ही रखी है। आई बात समझ? इफ द पार्टीशन इज मेड दिस वे, चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि ऐसे करा तो ये दोनों कैपेसिटर जो बने, एक ऊपर वाला कैपेसिटर एक नीचे वाला, ये पैरेलल में हो जाएंगे, और अगर पैरेलल में हो गए तो फिर आपको करना पड़ेगा C1 प्लस C2, और अगर आपने C1 प्लस C2 किया तो कितना हो जाएगा? 4C। इन दैट केस कैपेसिटी 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो ध्यान रखना। क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? ये तो पहला पॉइंट था, दैट द फॉइल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, मतलब आपने जो ये फॉइल डाली है इसको ना तो X से जोड़ा ना ही Y से जोड़ा, इंसुलेटेड है, उसके साथ कनेक्टेड। कैपेसिटर भी तो कम बनता जब दोनों प्लेट्स का आपस में कोई कनेक्शन ना हो, तभी था ना कैपेसिटर।
या कैपेसिटर के अरेंजमेंट में ऐसा कुछ देखा था हमने कि दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, कैसा अरेंजमेंट था? दो प्लेट थी, ठीक है, बाहर बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे, अंदर वाला जो स्पेस था उसमें क्या था आपके पास? या तो विदाउट मीडियम, या फिर विद मीडियम, या फिर कंडक्टिंग स्लैब, या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया था? नहीं ना, सेम चीज। अब कहता है द फॉइल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, मतलब जो ये ऐसे है वो इस तरीके से ले जाओ। तो सोचिए, जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, केस नंबर 2, ये रही प्लेट X, ये रही प्लेट Y, और इसके बीच में ये रही प्लेट Z, और उसने कहा कि आपने अपनी फॉइल को जब ऐसे करा था तो दो कैपेसिटर बन गए, बट बेटू अब ध्यान से देखो, आपने इसे कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड विद अ वायर। कितने कैपेसिटर बने? एक, सिर्फ ये वाला, हाँ या ना? प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देन व्हाट विल बी दिस नया कैपेसिटेंस? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी बाई टू। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी? दिस इज ओरिजिनल। इसका मतलब जो नया कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स द ओरिजिनल। आया समझ? ये प्रॉब्लम आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आ रखी है, और इन बिटवीन यूटीज वगैरह भी मिल जाएगी, आप कर सकते हो अच्छे से या नहीं? यहां तक कोई डाउट? आज की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर है? पक्का? श्योर? अब होमवर्क क्या रहेगा आपका, बताओ?